तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के साथ हम लोग। तो गाइस इस सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। और मैकेनिक्स अगर हम बात करें, काइंड ऑफ वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट हमारा रहता है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये डिफिकल्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि देखो यहाँ के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो मल्टीपल कंसेप्ट्स एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग से फोकस करते हुए चीजों के ऊपर चलोगे, जैसे कि जो लेक्चर है, जो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ना, वो टिल द एंड में काम आएगा। मतलब कि मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर तक वो चीजें हमें काम आ रही होंगी। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ही काम आएगा, लेकिन बीच बीच में कहीं पर भी इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। और आज हम करेंगे क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। जैसे एक हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट होता है, राइट। हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो इन सिस्टम के अंदर, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम वेलोसिटी वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करना है, तो वो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। एंड जैसे आगे हम सर्कुलर मोशन करेंगे ना, तो वहां पर हमें काफी काम आएगा इस चीज का, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करते हैं। फिर ऐसे आगे सेंट्रल फोर्स टॉपिक आएगा, वहां पर भी इस चीज का हमें काम पड़ेगा जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है। जिसको लाइटली मत लेना, और पूरे कोर्स के अंदर अगर एक सीक्वेंस में फॉलो करोगे चीजों को तो सब समझ में आएगा। ठीक है। कुछ समझदार बच्चे आते हैं बीच में, रैंडमली कोई लेक्चर ओपन करके देखने लगते हैं, फिर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से समझ में आएगा, सीक्वेंस में तो चलना पड़ेगा ना। ठीक है। तो अगर सीक्वेंस फॉलो करोगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेक्चर अटेंड करोगे तो फील आ जाएगा कि क्या क्या आज हमने कवर किया है। ठीक है। तो आप फिर स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। तो देखो, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, पहला कार्टेशियन, दूसरा प्लेन पोलर, तीसरा सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन ऑलरेडी क्लास 11th में भी हम लोगों ने किया है। क्या होता है अभी हम बात करेंगे, हालांकि हमने क्लास 11th के अंदर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम ने डील किया होता है। एंड थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा प्लेन पोलर के बारे में देखा होता है। मतलब अलग से प्लेन पोलर के टॉपिक के नाम से नहीं पढ़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा बहुत इसको डील कर रखा होता है। और सिलेंड्रिकल हमारे पास एक प्लेन पोलर के अंदर जस्ट एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आता है, बस इतना फर्क पड़ता है। तो अब इन तीनों को वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हम कार्टेशियन के साथ। तो देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारे पास यहां पर क्या है, ये वाई एक्सिस मान लो, ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस तुम्हारे पास यहां पर ये रही। ये तुम्हारे पास एक पॉइंट है। ठीक है। ये क्या बता रहा है, तुम्हारे पार्टिकल की पोजीशन। ये क्या बता रहा है, पार्टिकल की पोजीशन। लेट्स से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या बता रहा है, पार्टिकल की पोजीशन। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है, लेट्स से हमारा मूव कर रहा है, तो विद द टाइम ये पोजीशन चेंज होगी। विद द टाइम हमारे पास जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन अगर मैं इसकी इस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर पोजीशन डिफाइन करना चाहूंगा, तो वो मैं करूंगा इस पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। पोजीशन वेक्टर मेरे को क्या बताएगा, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या बताएगा, इस पार्टिकल की पोजीशन। तो आर वेक्टर मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं, और ये क्या होगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। ठीक है। जो क्या होगा, वेक्टर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वेक्टर डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर तो सबको डिफाइन करने आते होंगे, काफी बेसिक लेवल की चीज होती है ना। यहां पर ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट अपने पास है यहां पर 0 0 0, इस तरह से। तो अगर मेरे को ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, अगर ये मेरे पास पॉइंट ओ है, तो यहां पर जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, ओपी वेक्टर, ओ से लेकर के पी तक का वेक्टर। कैसे करते हैं, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ का वाई माइनस यहाँ का वाई, यहाँ का जेड माइनस यहाँ का जेड, और इनके साथ में डायरेक्शन वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है। ये कहां पर क्या होता है, क्लास 11th के अंदर कर लेते हैं सब चीजें। ठीक है। तो यहां पर ये पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। बहुत बढ़िया। अब वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यही तो हमने पढ़ा है ना। वेलोसिटी फर्स्ट टाइम आती है क्लास 9th के अंदर, है ना। उसके बाद फिर 11th के अंदर भी पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाय डी टी।
तो क्या करेंगे, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट, क्या करेंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट। तो ये बनेगा यहां पर dx बाई डी टी आई कैप, प्लस में dy बाई डी टी जे कैप, प्लस में dz बाई डी टी के कैप। अब एक चीज के ऊपर यहां पर ध्यान दे लेना कि ये जो आई जे कैप होते हैं ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारे पास कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि यानी कि अगर मैं इनका चेंज देखूंगा तो वो जीरो होगा टाइम के साथ, ये हमेशा सेम रहते हैं। आई कैप कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, वाई कैप अलोंग द वाई, जेड कैप अलोंग द जेड। तो क्या ये डायरेक्शन हमारी कभी चेंज होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है ना। वो फिक्स डायरेक्शन है कि अलोंग एक्स आई कैप, अलोंग वाई जे कैप, अलोंग जेड के कैप। तो इनकी डायरेक्शन फिक्स है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर मैं इनका डेरिवेटिव लूंगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी का, क्योंकि वेक्टर कांस्टेंट हो गया ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो अगर इनका तुम डेरिवेटिव लोगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे भी हम यहां पर आगे वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, जैसे प्लेन पोलर करेंगे, सिलेंड्रिकल करेंगे, तो वहां पर जो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर्स आएंगे वो कांस्टेंट नहीं होंगे, वो वेरिएबल होंगे। यानी कि उनका जो टाइम के साथ जो डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होगा। इन केस में अपने पास यहां पर वो जीरो है, तो यहां पर इसको स्पेसिफाई करना चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो। आई कैप का टाइम डेरिवेटिव, जे कैप का टाइम डेरिवेटिव एंड के कैप का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इस वजह से वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया। अब dx बाई डी टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स डॉट के साथ, dy बाई डी टी को y डॉट के साथ एंड dz बाई डी टी को z डॉट के साथ, इस तरह से ऐसे। तो ये मेरे पास यहां पर बन गया वेलोसिटी वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेलोसिटी वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो प्लीज एक बार यहां तक नोट करो, फिर आगे की बात करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो। इस पॉइंट तक कोई समस्या है किसी को। नोट हो गया। हो गया नोट। यस सर। ओके। तो आप फिर अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है ना। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अब डबल डॉट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो आई कैप के साथ लगा है ये एक्स कॉम्पोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, जो जे कैप के साथ लगा है वाई कॉम्पोनेंट, और जो के कैप के साथ लगा है वो क्या होगा, जेड कॉम्पोनेंट। तो अगर मैं इसको यहां पर अलग अलग लिखना चाहूं, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स डबल डॉट, वाई क्या होगा, वाई डबल डॉट, है ना। और इसी तरह से जेड क्या होगा, जेड डबल डॉट। और इसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या था, एक्स डॉट, वाई कॉम्पोनेंट क्या था, वाई डॉट, और जेड कॉम्पोनेंट क्या था, जेड डॉट। तो अगर मैं तुम्हें कहूं, मान लो इफ, अगर मैं ए एक्स को जीरो कर देता हूं, यानी कि एक्स डबल डॉट जीरो हो गया, और एक्स डबल डॉट का मतलब क्या, ये भी है।
तो यहां से अपने पास क्या आएगा कि जो एक्स डॉट होगा ये अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो या मैं यानी कि मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि अगर किसी डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, अगर किसी डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे कि यहां पर कि अगर मेरे पास एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है या उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर ए वाई की बात करेंगे, अगर ए वाई जीरो होगा तो अपने पास क्या होगा, वहां पर वाई डॉट कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और ऐसी अगर ए जेड जीरो है तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारे पास वाई डॉट मतलब जेड डॉट कह लो या फिर तुमको वी जेड, ये अपने पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से ऐसे। एंड ऐसी अगर मैं कह दूं कंप्लीट ए वेक्टर तुम्हारे पास जीरो है, कंप्लीट ए वेक्टर जीरो होने का क्या मतलब है कि तीनों ही तुम्हारे पास जीरो है, ए एक्स भी, ए वाई भी, ए जेड भी। ठीक है, कंप्लीट वेक्टर के जीरो होने का क्या मतलब है कि इसके जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, तीनों के तीनों जीरो होंगे। तो अगर ए तुम्हारे पास जीरो है, डेट मीन्स जो वेलोसिटी है ना वो अपने पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी वो, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इस चीज को जरा एक बार नोट कर लो। और ये चीज भी ना, जैसे जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन जीरो है उस डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट होगी, ये चीज भी तुम्हें सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। एक बार यहां तक नोट कर लो जरा। नोट हो जाए तो बताना। किसी का माइक ऑन हुआ है, अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज ऑफ कर लो, नॉइस आ रहा है। ऑल गुड। अब देखो नेक्स्ट चीज गाइस मैं बता रहा हूं तुम्हें, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होती है। क्या बता रहा हूं मैं अभी तुम्हें यहाँ पर, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होती है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक पार्टिकल है एंड वो इस तरह का पाथ ट्रेस कर रहा है, मान लो एक बार के लिए कि पार्टिकल इस पाथ के अलोंग इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अब जो टेंजेंट डायरेक्शन होती है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो क्या होती है किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे यहां पर है तो इधर से टेंजेंट डलेगा ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है ये पहली बात वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। क्या कहा मैंने, जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। कि कोई भी एक पाथ है जिसके ऊपर पार्टिकल जा रहा है वहां से क्या कर दो, टेंजेंट निकाल दो। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये क्या होती है, अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। तो क्या करना होगा अगर तुम्हें टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो यू हैव टू, ये वेलोसिटी वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड के साथ अब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या निकलेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन निकलेगी। क्या निकलेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब मान लो एक बार के लिए सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि तुम्हें यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया जाए। इस सिस्टम का एक बार मैं मान लेता हूं कि अपने पास जो एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लग रहा है वो यहां पर है। एक बार के लिए मानने में क्या जा रहा है, मान लो कि अपने पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो यहां पर है। ठीक है, और जो इसके बीच का यहां पर जो एंगल है ये अपने पास यहां पर क्या है, थीटा है। क्या है ये, थीटा है। ओके, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो वो तो हम पीछे देख ही चुके कि कैसे करना होता है ना। अब बात करनी है यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। ठीक है, किसकी बात करनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे देखो,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। कोई बता सकता है भी ये कैसे लिखा जाएगा, एनीवन? हम्म, So dot product. डॉट पुट के साथ। तो एटी को यहां पर लिखोगे तुम, यहां पर क्या, या तो लिख लो जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। क्योंकि अगर हम किसी डायरेक्शन में उसका कॉम्पोनेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो डायरेक्टली cos थीटा। तो या तो लिख देंगे सीधा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साथ में cos थीटा, या फिर तुम क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट पुट विद टी कैप। बात तो एक ही है, क्योंकि टी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, वन रहेगा। क्या रहेगा, वन रहेगा। और ए वेक्टर, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वन एंड साथ में कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और एंगल कितना है, थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? तो ये तरीका रहेगा तुम्हारे पास क्या निकालने का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले जस्ट तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है एंड देन यू हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? नोट करो, किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया यहां तक की चीजें? यहां तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सारी चीजें वही हैं जो क्लास 11 तक पढ़ी हैं। ठीक है, यहां तक कुछ भी कम नया नहीं है, सारी चीजें क्लास 11 से पहले पढ़ी होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, इसको तुम ट्राई करना है, होमवर्क दे रहा हूं एज अ। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तुम्हें यहाँ पर पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई जेड नहीं है, सिर्फ एक्स है। तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है और साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल लेना। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर, मतलब तीनों चीजें यहाँ पर निकाल के देख लेना कि वो क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ट्राई करोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ले लिया? तो इस प्रॉब्लम को ट्राई जो करना। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, इससे सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अभी। ठीक है, कि तुम्हें पोजीशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ओके, अब ये मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो पहले एक बार जरा कोऑर्डिनेट्स को समझ लें। तो देखो, ये अपने पास यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये अपने पास यहाँ पर वाई एक्सिस, और ये पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, अगेन क्या कर रहा होगा ये पॉइंट, एक पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रहा होगा। ओके, तो अब ये है मेरे पास यहाँ पर आर वेक्टर, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है ना, प्लेन पोलर के अंदर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। यहां पर हम एक्स वाई की फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे, हम करेंगे आर और थीटा की टर्म्स में। जहां पर आर क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल जो ये ओपी बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, एंगल थीटा। क्या होगा, एंगल थीटा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहां पर जो है ये रहेगा। तो अगर तुम यहां पर इसके एक्स कोऑर्डिनेट को देखो और वाई कोऑर्डिनेट को देखो, तुम आर और थीटा की टर्म्स में उसको तुम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने पास रहते हैं आर और थीटा, पहली बात तो ये। और अगर तुम यहां पर एक्स को देखना चाहो तो ये डिस्टेंस आर है और यहां पर एंगल थीटा, तो क्या कॉम्पोनेंट है इसका लॉन्ग द एक्स, आर कोस थीटा। यस और नो? इसी तरह से जो वाई होगा वो क्या आएगा, आर साइन थीटा आएगा।
ये क्लास 11th में किया था मैकेनिक्स में। अरे यार ये बेफालतू माइक ऑन मत करो, अगर डाउट हो सिर्फ तभी माइक ऑन करो। क्या ये चीज पढ़ी थी? अगर तुम्हें याद हो, रिवर प्रॉब्लम करते हैं क्लास 11th में, है ना, अम्ब्रेला प्रॉब्लम करते हैं, तो वहां पर भी तो कॉम्पोनेंट्स लेते थे हम। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या था, ये डिस्टेंस आर यहां पर है, तो ये वाला जो नीचे वाला होगा, मतलब कि इसका जो एक्स, अगर मैं ये साइड डिफाइन कर दूं ओ ए, और ये कह दूं ओ बी, तो जो ओ ए आएगा इस राइट राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तुम्हें पता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ओ ए, हाइपोटेन्यूज है आर, तो वहां से भी तुम निकाल सकते हो क्या, x इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से जो OB है, जो कि मैं y डिस्टेंस कह रहा हूं, ये तुम निकाल सकते हो इसी ट्रायंगल के यूज करते हुए। ठीक है, या तो इस ट्रायंगल का यूज कर लो, यहां पर ये निकाल लो, क्योंकि PA और OB बराबर है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या करोगे, साइन थीटा निकालोगे। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया y कोऑर्डिनेट और हाइपोटेन्यूज हो गया r, तो वहां से तुम्हारे पास y क्या आ जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब आर और थीटा तुम्हें पता चल गया कि क्या है। ठीक है, आर और थीटा कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल गया कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास यहाँ पर डिफाइन कैसे होता है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर इसके पोजीशन वेक्टर की। कार्टेशियन में कैसे करते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसी तरह से होता था। अब पहली बात, प्लेन पोलर है, प्लेन मतलब 2D, यहां पर कोई तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई अपने पास यहां पर है। ठीक है, जेड नहीं है अपने पास, यहां पर हाइट नहीं है, सिर्फ एक प्लेन के ऊपर हमारे पास है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास प्लेन पोलर में हम कहेंगे आर और थीटा कोऑर्डिनेट, कोई तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, आर वेक्टर यहां पर लिखा जाएगा आर इंटू में आर कैप, जहां पर आर कैप क्या होगी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपने पास होगी आर कैप, और एक दूसरी डायरेक्शन आएगी थीटा कैप। अब थीटा कैप को ध्यान से सुन लेना कि मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, थीटा कैप को थोड़ा जरा ध्यान से सुन लेना। ये आर कैप है, इससे 90 डिग्री जाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज क्या होती है ये वाली, एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है ये वाली, तो इसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि यहां पर, तो ये होगा अपने पास यहां पर क्या, थीटा कैप, ये एंगल कितना होगा यहां पर 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का अपने पास यहां पर एंगल होगा आर कैप के साथ। ठीक है, तो यहां पर पहली बात, आर कैप जो होगा और थीटा कैप जो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, राइट, इस तरह से। ठीक है, आर कैप हमारे पास जो यहां पर निकल के आएगा, मैं लिख देता हूं कि आएंगे क्या, फिर मैं बता भी दूंगा कि कैसे आए। तो आर कैप अपने पास आएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप जो अपने पास आएगा निकल करके, वो आएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। मैं बता भी देता हूं कि कहां से आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर तो ये लगा लो, मतलब ये जो चीज है ना, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन में तो पक्का काम आएगी, पक्का। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, और नीचे वाली को बोलेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अगर कहीं पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोल दिया, मतलब क्या वो उसका थीटा कैप डायरेक्शन, क्या वो उसका मतलब थीटा कैप। और ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल दोनों अलग अलग चीजें होती है, इसका हमेशा ध्यान रखना। ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल इन जनरल अलग अलग चीज होती है, एक स्पेशल केस होता है सर्कल का, सर्कल में टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स एक चीज होती है, लेकिन इन जनरल टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन हैं। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा कैप है वो क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, और जो आर कैप है वो हमारे पास क्या है, रेडियल डायरेक्शन है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ये आई कहां से, ये आर कैप को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और थीटा कैप को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये तो हो गया मेरे पास आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब आर कैप को लिखने को कार्टेशियन में ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेरे को पता है कि क्या है कि नहीं। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस में वाई साइन थीटा जे कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, आर कैप, तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये बनेगा क्या, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप एंड डिवाइड बाय आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का अंडर रूट।
तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ बचा आर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो आर कैप आएगा यहाँ से वो क्या आएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगा आर कैप। नोट करो जरा एक बार इसको यहाँ पर। डन सर। डन। अब बात करते हैं गाइस थीटा कैप डायरेक्शन की। ठीक है, बात करते हैं थीटा कैप डायरेक्शन की। देखो थीटा कैप को कैसे डिफाइन करेंगे। ये थी आर कैप डायरेक्शन और इसके एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या कहा, तो मैं थीटा कैप डिफाइन करने के लिए कहा है ना, इस तरह से ऐसे। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे डिफाइन करने के लिए बोला। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहा हूँ इस तरह से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या किया यहाँ पर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, ये वाला एंगल हमने थीटा डिफाइन किया था, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बीच में से एक लाइन ऐसे निकलती है, तो ये ऑल्टरनेटिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा। इसी तरह से यहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और ऐसे यहाँ पर आर कैप और थीटा कैप आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये बात सबको समझ में आती है या नहीं, बताओ जरा। ये वाला एंगल देखा जाए बीच में कॉमन है ना दोनों के अंदर, इसका सम 90 है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का। ऐसे ही यहां पर इन दो डॉटेड वाली लाइंस के बीच में इसका और इसका सम 90 है ना। तो ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों के अंदर, तो अगर ये थीटा है तो फिर ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये प्रूफ हम पहले करते हैं, कब करते हैं, ये आई गेस क्लास 9th में आते हैं, जहां पर हमने फर्स्ट टाइम शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, जहां पर सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला ये सब आती है, तो वहां पर साथ में ये प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आती है उसी क्लास में। ठीक है, कि क्लास 9th का ही काम है सारा। ठीक है, तो यहां पर दो परपेंडिकुलर के अंदर जो एंगल होता है अपने पास वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा। तो अब थीटा के साथ थीटा अगर यहां पर है तो यानी कि वाई डायरेक्शन जाएगा कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, और एक्स डायरेक्शन में क्या जाएगा, साइन थीटा कॉम्पोनेंट। और इसका जो कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में वो माइनस एक्स के लॉन्ग है, क्योंकि थीटा कैप इधर की तरफ है ना, यानी कि माइनस एक्स, और वाई में प्लस है। तो यहां पर फिगर से हम कह सकते हैं कि जो थीटा कैप अपने पास आएगा यहां से, क्योंकि इसका एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में पहली बात, और साथ में थीटा ऊपर है वाई के साथ, तो यहां पर आएगा एक्स के लॉन्ग साइन थीटा, इस तरह से। और ऐसे ही वाई डायरेक्शन में अपने पास थीटा दे रखा है ना, तो कॉस थीटा जे कैप आएगा इस तरह से। तो ये थीटा कैप की डायरेक्शन हमारे पास सीधा सीधा फिगर से आएगी। आर कैप के भी तुम फिगर से डिफाइन कर सकते थे, जैसे यहां पर थीटा अलोंग द एक्स है, तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा आई कैप। फिर वाई में अपने पास नहीं है थीटा, थीटा दूसरी तरफ था ना, तो यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा ठीक है। तो इसको डायरेक्टली भी फिगर से लिख सकते थे आर कैप को भी। ठीक है, तो इस तरह से आर कैप और थीटा कैप डिफाइन होते हैं, और ये एक्सप्रेशन जो है दोनों के तुम्हें याद भी रहने चाहिए, क्योंकि ये काफी जगह पर तुम्हें काम आएंगे। मैकेनिक्स में भी काम आएंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी काम आते हैं, और ये हमें ईएमटी में भी काम आएंगे। तो तीनों सब्जेक्ट में ये चीजें काम आती हैं, आर कैप और थीटा कैप। और इसलिए मैं कह रहा था कि कम से कम एक क्वेश्चन के अंदर तो तुम्हें आर कैप और थीटा कैप की नीड पड़ेगी ही एग्जाम के अंदर। दो के अंदर भी पड़ सकती है, एक के अंदर तो फोर श्योर पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने पास रहेंगे यहाँ पर इस तरह से। समझ में आई बात। ठीक है, एंड अगर ना रिसेंट ईयर के पेपर्स की अगर हम बात करें ना, तो वहां पर जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से पूछे गए हैं कि आर कैप का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा। जैसे आई कैप और जे कैप का मैंने बोला था, तो मैं टाइम डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो आर कैप है और जो थीटा कैप है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे वो भी समझ लो। मान लो अभी ये तो है टी इक्वल टू 0 की इंस्टेंट के ऊपर, अब मान लो पार्टिकल आफ्टर सम टाइम टी वो यहां पर पहुंच गया, तो अब आर कैप डायरेक्शन यहां पर आ जाएगी,
तो पहले जो आर कैप डायरेक्शन इधर थी अब वो इधर हो गई, और इसी तरह से थीटा कैप अब यहां पर आ जाएगी इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यानी कि हमें ऐसे क्या समझ में आ रहा है कि टाइम के साथ जो आर कैप है और जो थीटा कैप है वो चेंज हो रहे हैं, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा टाइम के साथ वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो आर कैप और थीटा कैप जो होते हैं वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर लिख भी सकते हो आर कैप थीटा कैप आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और प्रूफ तुम्हारे सामने आ जाएगा भी, डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा, डेरिवेटिव नॉन जीरो। तो अगर तुम आर कैप का डेरिवेटिव करना चाहोगे दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द दिस थिंग, है ना। तो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर साइन थीटा का करोगे cos थीटा, एंड फिर थीटा का करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड साथ में जे कैप। तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आई कैप प्लस में cos थीटा थीटा डॉट जे कैप। यही आया, है ना। थीटा डॉट को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, अपने पास बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में cos थीटा जे कैप एंड साथ में थीटा डॉट आएगा बाहर। ये क्या है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ये, क्या है जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी, क्या है, थीटा कैप है, माइनस साइन थीटा एक कैप प्लस cos थीटा जे कैप, क्या ये, थीटा कैप। तो यहां पर तुम्हारा लिखा जा सकता है इसको थीटा डॉट थीटा कैप। क्या ये बात समझ में आई सबको, नोट करो जरा इसको, किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो पूछो। नोट हो जाए तो बता देना। डन सर। डन। अब ऐसे क्या करेंगे, थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव। तो थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव देखो क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। थीटा डॉट को कॉमन निकाल लेते हैं विद नेगेटिव साइन, तो माइनस थीटा डॉट बाहर कर लिया, साथ में अपने पास क्या है यहाँ पर cos थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो क्या इसको आर कैप लिखा जा सकता है, यस। तो इसको लिख देंगे माइनस थीटा डॉट एंड साथ में आर कैप। कोई दिक्कत इसके अंदर, लिखो इसको। अब नेक्स्ट बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। मैं नीचे कर देता हूं यहाँ पर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाई डी टी। आर वेक्टर हमारे पास क्या था, आर और आर कैप की मल्टीप्लीकेशन, दोनों ही वेरिएबल है ना। तो यहां पर अब डेरिवेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो एक बार क्या करेंगे, आर को डेरिवेटिव कर लेंगे, आर कैप कांस्टेंट, और एक बार आर को कांस्टेंट रखते हुए आर कैप का टाइम डेरिवेटिव। यही होता है प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का। डी आर बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, सिंपली आर डॉट साथ में आर कैप प्लस में, इधर ये आर एज इट इज
और डी आर कैप बाई डी टी निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। डी आर कैप बाई डी टी क्या आया था? थीटा डॉट थीटा कैप। क्या आया था? थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये अपने पास यहां पर क्या आ चुका है? वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या आ चुका है? वेलोसिटी वेक्टर इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जरा एक बार इसको नोट करो। सर ये डी क्यू कैप बाई डी टी को याद रखना है या हम लोग डिराइव करेंगे? याद नहीं, ये निकालना पड़ेगा। क्या क्या चीजें याद रखोगे? बस आर कैप और थीटा कैप को याद रखो, बाकी चीजें निकाल लेना, ठीक है। वेलोसिटी का वेक्टर का ये याद रख सकते हो, ठीक है। ओके। डेरिवेटिव याद रखने की जरूरत नहीं है, निकालने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड्स ही तो लगेंगे। वेलोसिटी समझ में आ गया? अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ठीक है तो जस्ट ये वेक्टर ही ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही होगा सबको, है ना। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर भी हमारे पास आया वो क्या है? आर डॉट आर कैप है प्लस में आर थीटा डॉट थीटा कैप है। तो अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो वो क्या आएगा? आर डॉट स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड इसका क्या होगा? अंडर रूट। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी वेक्टर रहा। तो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो अपने पास यहां पर क्या बनेगा? प्रोटूर लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर प्रोटूर लगाएंगे पहले। फिर आगे आगे जाएंगे। यहां पर तीन चीजें ना, तीनों के ऊपर प्रोटूर लगाना पड़ेगा। तो डी आर बाई डी टी, थीटा डॉट थीटा कैप एज इट इज। फिर उसके बाद आर एज इट इज, थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव, थीटा कैप एज इट इज। फिर आर थीटा डॉट एज इट इज। तो इस तरह से आएगा ये, ठीक है। तो ये तो बना यहाँ पर क्या? आर डबल डॉट, क्योंकि आर डॉट पहले था, उसका डेरिवेटिव किया है ना, तो डबल डेरिवेटिव हो गया ना टाइम का ये, ठीक है। तो आर डबल डॉट आर कैप आएगा, फिर प्लस में आर डॉट, फिर डी आर कैप बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी? थीटा डॉट थीटा कैप, यही था ना, थीटा डॉट थीटा कैप, प्लस में ये क्या है? आर डॉट, फिर थीटा डॉट और थीटा कैप। फिर उसके बाद यहां पर क्या है? आर, फिर ये थीटा का डबल डॉट जाएगा, साथ में थीटा कैप आएगा, प्लस में यहां पर क्या है? आर थीटा डॉट है। थीटा कैप की वैल्यू क्या निकाली थी? मतलब थीटा कैप की डेरिवेटिव की, माइनस थीटा डॉट आर कैप, ये वैल्यू आई थी। अब यहां पर तुम देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है ना। अब एक काम और करना कि आर कैप वाली टर्म्स को तो एक साथ लिख लो, थीटा कैप वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो। तो अगर मैं आर कैप को तब कॉमन लूंगा तो आएगा आर डबल डॉट, और यहां से आएगा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इस तरह से साथ में आर कैप। और थीटा कैप यहां पर है और यहां पर है, तो ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगी, तो आएगा टू आर डॉट थीटा डॉट एंड साथ में आर थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो ये अपने पास है यहां पर ए वेक्टर। क्या ये अपने पास यहां पर ए वेक्टर? करो नोट, ये याद होना चाहिए, ये ए वेक्टर याद होना चाहिए, ठीक है। करो नोट, कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे तो पूछ सकते हो।
हो गया यहां तक? Yes, sir. अब देखो आगे की बात। यहां पर जो ये आर कैप के साथ लगा है ये होगा रेडियल एक्सेलरेशन। क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन। इसी तरह से जो थीटा कैप के साथ लगा है वो क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ऐसे ही वेलोसिटी के अंदर जो आर कैप के साथ लगा है वो क्या है? रेडियल वेलोसिटी। और जो थीटा कैप के साथ जो लगा है वो क्या होगा? ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना है, तो वो ये होगा। रेडियल एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो वो ये होगा। रेडियल वेलोसिटी आर डॉट और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर जो भी हमने निकाला है वो अपने पास क्या है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, साथ में प्लस में 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट एंड थीटा कैप। तो ये अपने पास होता है। तो यहां पर जो ये ए आर है, ये पहले वाला जो मैं कह रहा हूं आर कैप का कोफिशिएंट, ये हमारे पास क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन। और इसी तरह से ए थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो ये है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। क्या ये? टेंजेंशियल नहीं बोल रहा मैं, इसको ध्यान से सुन लो बार बार, कभी एग्जाम में आए टेंजेंशियल और वहां पर लिखा हो ये ट्रांसवर्स वाला। ठीक है। ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल अलग अलग होता है। तो 2 r डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट। ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और ये मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ना जैसे तब तुम क्लास 11th में पढ़ के आए होगे सर्कुलर मोशन, तो वहां पर कहीं पर ट्रांसवर्स यूज करते थे वो बुक के अंदर और कहीं पर टेंजेंशियल। क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल सेम होता है, लेकिन अगर सर्कल के अलावा कोई और मोशन है तो वहां पर ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है। सर्कल के अंदर थोड़ा बहुत हमने क्लास 11th में पढ़ी है ना मैकेनिक्स में, क्लास 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो वहां पर हम कभी टेंजेंशियल वर्ड यूज कर लेते थे, कभी ट्रांसवर्स यूज कर लेते थे, वहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि सर्कुलर मोशन केस में दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं। लेकिन अगर कोई रैंडम मोशन है, कुछ अलग है सर्कल के अलावा, तो वहां पर ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्लियर होना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन क्लियर होना चाहिए। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा? ए आर का स्क्वायर प्लस में ए थीटा का स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। तो ये है तुम्हारे पास वेक्टर ए का क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है। ओके। तो एक बार जरा इसको नोट करो। सर ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या फिर किसी फॉर्म में आएगा? देखो तुम्हें आर दे रखा होगा कि जो इक्वेशन ऑफ पाथ है ना, मतलब कि सम आर और थीटा के बीच में एक रिलेशन दे रखा होगा एंड वहां पर होगा। करवाऊंगा क्वेश्चन, रुक जाओ, पेशेंस। ठीक है। एंड इनफैक्ट तुमसे सीधा सीधा फॉर्मूले भी पहले पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में, अगर तुम देखोगे ना तो सीधा सीधा तुमसे फॉर्मूले भी पूछे गए हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, ट्रांसवर्स का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है। तो कभी कभार डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। ओके। ओके। यहां तक चीजें समझ में आई? अब मैं चाहता हूं एक बार तुम क्या करो, एक डेरिवेटिव सॉल्व करो। एक बार जरा इसकी वैल्यू फाइंड करना। एक बार जरा इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आ रही है, जल्दी से। R into A theta. बस आर इंटू ए थीटा। Yes. ओके।
किसी और का निकला? आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस 2r थीटा डॉट। देखो क्या करना पड़ेगा, प्रोट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एक बार आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा थीटा डॉट एज इट इज, और एक बार आर स्क्वायर कांस्टेंट रखते हुए थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव, यही होगा। तो अपने पास यहाँ पर पहले पहले क्या करोगे तो क्या आएगा, 2r एंड साथ में r डॉट एंड साथ में थीटा डॉट, प्लस में अपने पास यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा एंड साथ में थीटा डबल डॉट, यही बनेगा। ठीक है, अब मैं इसमें से क्या कर लेता हूं, r को कॉमन निकाल लेता हूं। तो r को तो मैंने कॉमन निकाला, अपने पास क्या बचा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में r थीटा डबल डॉट, क्या यही बचा। अब ये जो चीज लिखी है ये क्या है, क्या a थीटा है, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर आर ए थीटा, क्या लिखा जा सकता है, आर ए थीटा। तो अगर तुम यहां से अब ए थीटा निकालना चाहोगे तो ए थीटा विल बी इक्वल टू 1/r ऑफ डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट, आर स्क्वेयर थीटा डॉट। तो ये तुम्हारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ए थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तरह से। तो अब तुम्हारे पास ए थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। एंड अगर सही बात बताऊं तो काफी जगह पर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, काफी जगह पर क्वेश्चन के अंदर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, खासकर तब तब क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन हो कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो है तो समझ जाना वहां पर ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर क्या है, अनदर फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और मेंशन कर लो, ये ज्यादातर हमें कब काम आएगा, तब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो दे रखा होगा। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो है समझ जाना ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, रीजन अभी मैं बताता हूं कि ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं ओवर दिस, क्योंकि इससे हमें ना एक चीज मतलब काफी अच्छी चीज मिलती है यहां से देखने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला किया, क्योंकि देखो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा डेरिवेटिव जीरो हुआ है। तो डेरिवेटिव जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि जो इसके अंदर वाली जो टर्म है वो क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन हमें जल्दी मिल जाती है, और इसी के बारे में क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा गया होता है फिर अगर ट्रांसलेशन जीरो करते हैं तो। ठीक है, तो ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट यही डिस्कस करते हैं कि अगर ट्रांसलेशन जीरो होता है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, ये नोट हो गया यहाँ तक, एक बार नोट कर लो फटाफट से अगर बचा है तो। हो गया नोट? कोई डाउट है यस किसी को सर। यहाँ तक, सब समझ में आ रहा है? हाँ तो आओ सर। फिर आके, तो अभी हमारे पास है ये फॉर्मूला, पहले मैं इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं यहां पर दोबारा से। और अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि मान लो अब तुम्हारे पास ए थीटा क्या है, जीरो। ठीक है, ठीक है, या तुम ये कह सकते हो सेंट्रल फोर्स पढ़िए पहले। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, सेंट्रल फोर्स कोई Most of एग्जांपल the दे सकते हो center सेंट्रल?
सर ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रल या फिर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो या तो कूलम फोर्स। इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रही हो। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है, अगर मेरे पास दो मास है M1 M2, तो वो इन दोनों के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करती है, इनके बीच में जो डायरेक्शन, मतलब कि अगर एक मास ये एक मास ये, तो वो इस तरह से एक्ट करती है इस लाइन के ऊपर। ये दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो इस मास के ऊपर अगर तुम फोर्स देखोगे इस वाले मास के ऊपर, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले मास के ऊपर देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में होगी। तो वो एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होती हैं क्या होती हैं, सेंट्रल फोर्स होती है, जो एक कॉमन मतलब एक टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास फोर्स लग रही है। जैसे कि अगर मान लो ये सन है और ये एक प्लेनेट है जो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी हर पॉइंट के ऊपर क्या लगेगी, इस तरह से लगेगी अंदर की तरफ। यस और नो? तो ये एक एग्जांपल है सेंट्रल फोर्स का। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। दो चार्जेस अपने पास होंगे, अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं, तो वहां पर रेडियली आउटवर्ड होगी फोर्स। और अगर इसी तरह से अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर क्या करेगी, अट्रैक्ट करेंगे, वहां पर फोर्स होगी रेडियली इनवर्ड। तो ये क्या है, सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल है। तो सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या होता है, जो फोर्स होती है वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन के अंदर होती है, या फिर तुमको कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो कह लो, सेंट्रल फोर्स कह लो, या फिर फोर्स इज इन ओनली इन रेडियल डायरेक्शन ये कह लो। तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों का मतलब क्या है, सेम। तो अगर तुम्हारे पास ए थीटा जीरो होता है, दैट मीन्स 1/r टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट तुम्हारे पास क्या होगा, जीरो। और यहां से मैं ये समझ में आएगा कि जो आर स्क्वेयर थीटा डॉट होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा ये, कांस्टेंट। क्या किसी को पता है ये क्वांटिटी को क्या कहते हैं, एनीवन? बट थीटा डॉट एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो ये होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तुमने अपने अगर क्लास मतलब बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर तो पढ़ा ही होगा। अगर मान लो तुम बीएससी में कुछ नहीं पढ़ा तुमने, एक बार 11th क्लास में रिकॉल करो अगर तुम, तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस पी। कैसे डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो जहां पर पी क्या होता है, एमवी। पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास आया, आर क्रॉस वी आया। अब वी तुम्हारे पास क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा। क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा। ओमेगा और थीटा डॉट सेम चीज होती है। जो थीटा डॉट होता है वो क्या होता है, जस्ट एंगुलर वेलोसिटी। थीटा डॉट क्या होता है, मैंने पहले नहीं लिखवाया ना शायद से अभी तक, ये प्लीज इसको लिख लेना कि जो थीटा डॉट होता है वो क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब बेसिकली जो एंगल है तुम्हारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, वो होता है ओमेगा। थीटा का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज जो है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा डॉट। ठीक है, तो थीटा डॉट और ओमेगा क्या है, सेम चीज है। तो यहां पर अगर तुम देखोगे इधर, तो ये अपने पास क्या आएगा, एम आर स्क्वेयर ओमेगा आएगा। तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा और ये एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट क्या है, सेम चीज है। तो ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कि अगर मैं इस क्वांटिटी के साथ में मास मल्टीप्लाई कर दूं पार्टिकल का, एंड ऑफ कोर्स मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो अपने पास यहां पर जो एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर देता हूं तो तब भी अपने पास यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड दैट मींस एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आती है। ठीक है, ओके। तो सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसलेशन जीरो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। फोर्स सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ध्यान रखो ये तीनों बातें सेम है। ये कोई भी वर्ड लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, समझ जाना कि वहां पर वो इस चीज की बात कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको, समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरह की? नोट करो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है,
सर यहाँ पर एल एल का डायरेक्शन थीटा डॉट का डायरेक्शन सेम होगा। एल का डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन नहीं तो अच्छा यहाँ पर थीटा जैसे अगर तुम डॉट। वेलोसिटी देखो, देखो वेलोसिटी के अंदर तुम्हारे पास आर कैप भी था, थीटा कैप भी था, यस और नो, है ना। अब तब आर कैप को आर कैप के साथ कॉन्स्पेक्ट कराओगे तो वो तो जीरो आएगा, यस और नो, एग्री। तो आर कैप क्रॉस थीटा कैप बचेगा जो कि आएगा के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन से जिस प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा होता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी के कैप। ओके, क्लियर है। जैसे अगर पार्टिकल मैंने कहा था ना कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी? के कैप होगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी के कैप। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देखा अभी? एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट देखा अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या था? जीरो था। तो अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले हम, तो आप क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इनमें से कौन सी चीज हमारे पास करेक्ट है? अभी अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? समझ में आई बात? सीधा सीधा क्वेश्चन है। और सीधा सीधा एंगुलर मोमेंटम भी ऑप्शन में हो सकता था। मान लो कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू जगह पर एमएसक्यू दे दिया जाता, तो यहां पर इसकी जगह पर मान लो कि दे दिया तुम्हें क्या ऑप्शन के अंदर, तो मैं दे दिया यहां पर एंगुलर मोमेंटम, तो वो वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से तो यहां पर ये रहेगा। और एक चीज और सुन लो, यहां पर जैसे ए थीटा यहां पर तब जीरो था, तो क्या वहां पर मैंने कहा तुम्हें कि जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है? नहीं कहा ना मैंने कहा तुम्हें आर स्क्वायर थीटा डॉट कांस्टेंट है। आर थीटा डॉट कांस्टेंट नहीं होता वहां पर, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो सिर्फ कार्टेशियन में होता है। अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर ये चीज नहीं चलती। जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि तब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो था, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बिल्कुल भी उसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। तब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका मतलब है आर स्क्वेयर थीटा डॉट कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ना कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर किसी को? एनीवन? तो ऑप्शन डी यहां पर हमारे पास सिर्फ इसका एक ओनली ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, है ना। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ प्लेन इफ द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर? रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या बताया मैंने? थीटा डॉट, है ना। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन के अंदर? एक तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो कि थीटा डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बोल दी इन्होंने कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी क्या बात क्या बोली इन्होंने? रेडियल एक्सेलरेशन को जीरो बोला। रेडियल एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? फॉर्मूला पता है? तो ये इन्होंने यहां पर हमें बोला है ना, ये इन्होंने हमें यहां पर बोला है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बेसिकली हमसे यहां पर आर डॉट की वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है कि अगर ये दो कंडीशन है, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ आर डॉट की हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू होगी। तो ये हमसे यहां पर पूछा गया है, ओके, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमें यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। ओके, करें शुरू? एक बार नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नोट मत करना, क्वेश्चन को बाद में से पीडीएफ से कॉपी कर लेना। अब बस ये देख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, एक तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और दूसरा क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन जीरो। ये दो चीजें दे रखी है, क्वेश्चन को बाद में नोट करना, उसके लिए स्पेस छोड़ दो बस। पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में आराम से नोट करते रहना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट का स्क्वायर, एग्री। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिख लूं, तो मेरे को क्या मिला है? अब एक बार जरा आर डबल डॉट को अलग से सोल्व करते हैं। आर डबल डॉट को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसको मैं यहां पर डी आर और डी आर के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो या तुम ये कह सकते हो कि मैं यहां पर चेन रूल लगा रहा हूं कि मैं पहले आर डॉट को आर के साथ डेरिवेटिव करूंगा
और फिर मैं आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा। क्या चेन रूल लगा सकता हूं मैं कि अगर आर डॉट तुम्हें यहाँ पर जो है वो आर का अगर फंक्शन दे रखा होगा तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब डी आर बाई डी टी क्या बन जाएगा, आर डॉट बन जाएगा। तो क्या इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि आर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आर डॉट एंड साथ में डी आर डॉट बाई डी आर। क्या ये चीज सबको समझ में आई। इसको अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन के अंदर थीटा डॉट तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है थीटा डॉट स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब मेरे को यहां से क्वेश्चन के अंदर करना क्या था, मेरे को आर डॉट निकालना था, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डी आर को ले आऊंगा इस तरफ और दोनों तरफ क्या करा दूंगा, इंटीग्रेशन करा दूंगा। तो अपने पास बनेगा यहाँ पर आर डॉट डी आर डॉट का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू थीटा डॉट स्क्वायर, तो कांस्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अगर ये कांस्टेंट ना दे रखा होता क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर तो इसको कांस्टेंट बोल दिया ना, अगर ये कांस्टेंट ना दे रखा होता तो इसको इंटीग्रेशन के बारे में नहीं ले सकता था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर उसको कांस्टेंट बोला गया था, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर बाहर ले लिया। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर होगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराएंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या बनेगा, आर डॉट गाइस जस्ट एक वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक्स डी का इंटीग्रेशन होता तो क्या करते, एक्स स्क्वायर बाई टू ना, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, आर डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू। और क्योंकि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स पुट नहीं कर रहे तो साथ में क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो। ओके, तो यहां पर मैंने सी डाल दिया, क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से मेरे को क्या करनी है, आर डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आर डॉट की यहां से वैल्यू निकालना चाहूंगा, पहले तो टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा यहां पर थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एंड प्लस में टू सी, है ना, और इसका अंडर रूट बन जाएगा इस तरह से ऐसे। क्या इसी तरह की इक्वेशन आएगी। ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, इन्होंने कांस्टेंट ए और बी यूज कर रखा है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अभी थीटा डॉट को पुट कर देता हूं ए और टू सी को पुट कर देता हूं बी। है तो कांस्टेंट ना, कांस्टेंट की जगह पर कोई और वेरिएबल यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहां पर जो ए है वो अपने पास क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू थीटा डॉट स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू क्या है, टू सी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू। तो यहां पर जो उन्होंने बोला था कि ए और बी अपने पास क्या है, सम कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो ए था वो है थीटा डॉट स्क्वायर जो एक कांस्टेंट है, बी हमारे पास है टू सी जो कि एक कांस्टेंट है। तो यहां पर जो हमारे पास फॉर्म मैच की है आर डॉट की, वो कौन सी की है, ऑप्शन बी वाली। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर दो चीज गिवन थी, उनका यूज करते हुए हमें यहाँ पर आर डॉट निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने वही चीज फॉलो की और आर डॉट को हमने यहां से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, दैट्स ऑल। तो नोट करो। और यहां पर मैंने क्या यूज किया था, चेन रूल यूज किया था। ये कैसे लिखा है, यूजिंग चेन रूल। जो क्लास 11th के अंदर हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर चेन रूल पढ़ा होगा, तो यहां पर बस वही चेन रूल यूज किया और कुछ नहीं। ओके, करो नोट जरा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सारे फॉर्मूले नहीं, मैंने कहा ना, एक आर कैप का, थीटा कैप का तुम्हें पता होना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर का तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन का तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होने चाहिए बस। ठीक है, इतनों से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये गाइस जो क्वेश्चन है, ये हमारा आईटी जेम 2022 एग्जाम से है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर क्या गिवन है। हमें गिवन है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट रेडियल स्पीड। तो यहां पर तुम्हें आर डॉट दे दिया, क्या कांस्टेंट, क्या दे दिया कांस्टेंट। तो यानी कि अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव निकालता हूं, यानी कि अगर मैं आर डबल डॉट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या क्या चीज हमें यहां से पता चल रही है ना। और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हमें यहां पर दे रखी है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब क्या हुआ, थीटा डॉट। यस और नो। तो ये भी हमें कांस्टेंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा डबल डॉट भी जीरो दे रखा है। यस और नो। कोई परेशानी इन दो चीज के अंदर। अब क्या पूछा, एक्सेलरेशन बता दो पार्टिकल का क्या होगा। क्या एक्सेलरेशन का हमें कंप्लीट फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, ये याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, याद करे बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, आर कैप का और थीटा कैप का, ये फॉर्मूले कल सबको याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब कल तो क्लास नहीं होगी अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास परसों होगी। ठीक है, यानी कि सैटरडे को। तो परसों क्लास में सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए, आर कैप के, थीटा कैप के, वेलोसिटी वेक्टर के और एक्सेलरेशन वेक्टर के, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर से चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद होनी होनी चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। और जिसमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, 1/r डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट वाला, तो वो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये अपने पास है यहां पर कंप्लीट ए वेक्टर। अब ये दो चीजें इसके ऊपर अप्लाई कर दो, आर डबल डॉट जीरो हो गया, थीटा डबल डॉट जीरो हो गया। तो अपने पास यहां पर क्या बना, ये अपने पास बनेगा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, साथ में आर कैप, प्लस में अपने पास यहां से क्या आएगा, 2r डॉट थीटा डॉट थीटा कैप आएगा इस तरह से। तो अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन के साथ यहां पर ये जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो नोट करो इसको, कोई डाउट हो तो पूछो। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है ना। तो ये इसका आंसर हमारे पास यहां पर हो जाएगा एंड दैट्स इट। ओके, करो नोट जरा। तो अभी आओ गाइस, फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन आईटी जेम 2022, यानी कि सेम कंसेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन एक ही साल में आ रखे हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, लेट आर थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पार्टिकल इन अ प्लेन इफ आर कैप एंड थीटा कैप रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स, देन डेरिवेटिव पूछ रखे हैं कि कौन कौन से करेक्ट होंगे।
ठीक है, क्या हमने आर कैप और थीटा कैप के फॉर्मूले पता है, और मैंने कहा भी था कि कम से कम एक क्वेश्चन में तो काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम देखोगे इधर पूछा है आर कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पर आर कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, यहां पर थीटा कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पर थीटा कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये डेरिवेटिव सोल्व कराना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, सिंपल सा काम है, तो आओ सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहां पर जो पहला है वो क्या है, आर कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आर कैप क्या होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, यही है। तो इसको थीटा के साथ अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये क्या होता है, सिंपली थीटा कैप। तो यहां पर इन्होंने क्या सही ऑप्शन दे रखा है क्या, ये वाला करेक्ट है, लेकिन यहां पर ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, अब बाकियों को भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, आर कैप का विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा इसका आंसर बताओ जरा फटाफट से। आर कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा, 0. जीरो, क्योंकि यहां पर कहीं पर आर नहीं है ना अंदर, सिर्फ थीटा था, आर तो नहीं बैठा इसके पास है ना, तो अपने पास जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, सिंपली जीरो। इसी तरह से फटाफट से थर्ड और फोर्थ और कर दो, जल्दी से करो, थर्ड फोर्थ बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी करो। C correct है, D wrong है. ओके, तो देखो अगला क्या है, थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है ना, थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, थीटा कैप क्या होता है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, है ना। माइनस को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस आर कैप। क्या इसमें यही दे रखा है माइनस आर कैप, बिल्कुल यही दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचा ऑप्शन डी, इसको इनकरेक्ट कर देते हैं। बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, आर थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन ए है और जो ऑप्शन सी है वो क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे, एंड दैट्स ऑल, इतना ही काम था। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था क्या ये। ठीक है, तो ये है, ओके। तो अभी एक मैं होमवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर और दे रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। इस प्रॉब्लम को ट्राई जरूर करोगे, और इस लेक्चर के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। कोई डाउट हो किसी को किसी पॉइंट पे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो सैटरडे को रहेगा, सेम टाइम 6:30 पे। ठीक है, कोई डाउट हो यहाँ तक इस सेशन के साथ तो पूछ सकते हो। ये थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, पिछलों से थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, फोर्स का मतलब तुम्हें, मतलब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो यानी कि तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, उसको मास के साथ मल्टीप्लाई करके जस्ट डिपेंडेंसी देख रहे हो, तो बेसिकली एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी निकालनी है तुम्हें कि वो क्या होती है, एंड दैट्स इट। ठीक है, बस इतना सा काम है।